नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के चैप्टर्स कर रहे हैं जो NCERT प्लस RBSE बेस्ड सारे के सारे चैप्टर अपने हैं। जैसे पीछे अपना जो चैप्टर था, जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था, वो अपना कंप्लीट हो चुका था और हमने लास्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर का क्या नाम है साथियों? एसिड और बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। साथियों, अम्ल और क्षार की एक कक्षा अपनी हो चुकी है। कल वाले कक्षा के अंदर हमने सूचकों के बारे में अध्ययन किया था, जो प्राकृतिक सूचक हैं और जो कृत्रिम सूचक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आपके समझ में आ गए होंगे सारे के सारे जो सूचक हैं, और आपने याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आने की जो है वो पूरी पूरी संभावना रहती है। साथियों, आज की जो कक्षा है वो अपनी रहने वाली है अवधारणाओं से संबंधित, यानी कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम अवधारणाओं के द्वारा बताते हैं। जैसे ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा है, जैसे आर्हेनियस की अवधारणा है, जैसे लुईस की अवधारणा है। वो जितने भी अवधारणाएं हैं उनसे कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे लास्ट एक बार ये जो अभी डी ग्रुप का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो लुईस अम्ल का जो एक क्वेश्चन आया था वो अभी पूछा गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। उससे पहले भी आप पीछे के एग्जाम देखोगे तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार है, जैसे आर्हेनियस ने क्या कहा है अम्लों के बारे में, तो वैसे वन लाइनर क्वेश्चन भी उससे आ जाते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर हम वहीं पढ़ेंगे। साथियों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और अपना जो पहला सेशन है, यानी कि सबसे पहले हम अपन लोग इसके अंदर क्या देखेंगे साथियों? आर्हेनियस की अवधारणा देखेंगे। आर्हेनियस क्या कहते हैं सुनना। आर्हेनियस ने यह कहा कि मान लो आपके पास ये कोई पात्र है। ये क्या है साथियों? आपके पास कोई क्या है? पात्र है। और उस पात्र के अंदर आपने कोई विलायक ले रखा है, वो कोई भी विलायक हो सकता है। और अपन लोग सार्वत्रिक विलायक के बारे में जानते हैं कि एक जल पानी जो होता है वो क्या है साथियों? सार्वत्रिक विलायक है। ऐसे ही मैंने एक दूसरा पात्र लिया है, उसमें भी आपका सार्वत्रिक विलायक ले रखा है मैंने। ठीक है साथियों, क्या ले रखा है हमने? एक विलायक ले रखा है। और वो जो विलायक है, आपके पास एक एसिड है, आपके पास एक बेस है। मान लेता हूं कि आपने यहां जो इस पात्र में आप डाल रहे हो वो आपके पास अम्ल है, और इस पात्र में डाल रहे हो वो क्या है साथियों? क्षार है। देखना साथियों क्या होगा, इस पात्र में आपने क्या डाला साथियों? एसिड डाला है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को आप। और इस पात्र में जो आपने पदार्थ डाला है वो क्या है साथियों? क्षार है, यानी कि आपका बेस है। ठीक। अब देखो क्या होगा साथियों, जो अम्ल होगा, जो क्या होगा आपका अम्ल होगा, वो इस जलीय विलयन के अंदर, यानी कि इस विलायक के अंदर क्या देगा साथियों? ये डोनेट करेगा। क्या देगा? ये देगा, यानी कि डोनेट लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या करेगा ये डोनेट करेगा। डोनेट यानी कि किसी चीज को देना। ये क्या डोनेट करेगा साथियों? ये H प्लस आयन डोनेट करेगा। ठीक है ना? याद रखना, ये क्या डोनेट करेगा साथियों? ये H प्लस आयन डोनेट करेगा। और H प्लस आयन डोनेट करेगा तो कुछ न कुछ क्या करेगा साथियों? एक्सेप्ट भी करेगा, यानी कि ग्रहण भी करेगा। ठीक है, तो वो ग्रहण क्या चीज करेगा वो एक बार के लिए आप छोड़ दो। अब आप इधर आइए। ये क्या है साथियों? आपके पास बेस है। ये क्या डोनेट करेगा? ये भी बोलेगा कि मेरे को भी डोनेट करने की मन में है, यानी कि मैं भी इसको कुछ न कुछ देना चाहता हूं, मेरा भी दान पुण्य करने का मन है। तो ये बोला कि चल तू एक काम कर, मेरे पास OH की कमी है तो तू OH आयन मेरे को दे दे। ये विलायक ने इस क्षार को बोला कि आप मेरे को क्या दे दो? OH आयन दे दो। और ये विलायक इस अम्ल को बोला कि आप मेरे को H प्लस आयन दे दो। यानी कि किसी विलयन के अंदर एक कोई ऐसा पदार्थ है जो यदि H प्लस आयन देता है, जो यदि क्या देता है? H प्लस आयन देता है, इसका मतलब वो क्या है साथियों? अम्ल है। और यदि एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर क्या देता है साथियों? OH आयन देता है। क्या देता है साथियों? OH आयन देता है। वो आपका क्या होता है साथियों? वो आपका होता है क्षार। अब देखना, इस आधार पे यानी कि कोई एक ऐसा क्षार हो सकता है जो OH आयन बहुत अधिक मात्रा में डोनेट करे, यानी कि एक ऐसा OH आयन भी, एक ऐसा क्षार हो सकता है जो ये बोलता है कि मेरे पास OH आयन बहुत सारे हैं, तो आप कितने भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एक क्षार ऐसे होते हैं, मेरे जैसे गरीब प्राणी होते हैं, वो बोले कि सर मर पड़ गए मैं तो एक दो OH आयन दे इसका, बाकी ज्यादा हमारी हिम्मत को नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक या दो दे सकते हैं। तो इस आधार पर भी ये दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं साथियों। किस किस में डिवाइड हो जाते हैं? ये हो जाते हैं साथियों स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल, बी यानी बेस यानी क्षार। यहां पे साथियों हो जाएगा क्या आपका वीक बेस यानी कि कमजोर यानी कि दुर्बल क्षार, यानी कि बिल्कुल मेरे जैसे दुबले पतले। तो वीक बेस दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, लिख लेना नीचे हिंदी में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, अब आप आइए इधर। इधर भी ये जो डोनेट इसने किया है, तो ये भी भाई कुछ एक एसिड ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारे पास तो बहुत सारे H प्लस आयन है, और कुछ एक ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारे पास तो बहुत ही कम मात्रा में है। इसका मतलब इस आधार पर भी ये वाले भी दो टाइप से डिवाइड हो जाएंगे साथियों। ये भी बोलेंगे कि हम भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और हम भी वीक एसिड हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे शायद। देखो, डोनेट करेगा तो डोनेट करने के आधार पे दो प्रकार के, यानी कि या तो प्रबल अम्ल होंगे या दुर्बल अम्ल होंगे। ये डोनेट कर रहे हैं OH आयन, तो ये प्रबल क्षार हो सकते हैं, दुर्बल क्षार हो सकते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कहानी क्लियर है। अब आगे सुनो। अब ये जो OH आयन है, मैंने इसको दो जगह इसलिए लिखा है ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। देखो, ये OH आयन इसने दिया है, दिया किसको है? तो आप बोलेंगे सर अंदर कोई ना कोई एक ऐसा प्राणी बैठा है जिसको ये OH आयन जाके पकड़ा के आया कि भैया तू ये ले। भाई अगर ये देगा तो किसको देगा? यानी कोई तो आगे होना चाहिए ना प्राणी, तो आगे कोई ना कोई बैठा होगा। आगे जो बैठा होगा, आगे जो बैठा होगा वो कौन होगा साथियों? वो होगा आपका एसिड। इधर आगे कौन बैठा होगा साथियों? एसिड बैठा होगा। ये H प्लस आयन दे रहा है तो आगे कौन बैठा होगा साथियों? कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ आगे बैठा होगा कि भाई इनकी देखो अम्ल और क्षार की आपस में मिली भगत है। तीसरा इसके अंदर कोई तीसरे का कोई लेना देना नहीं है, आपसी मिली भगत है इनकी। ये अगर कोई चीज डोनेट करता है तो ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला कुछ दे रहा है तो ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है। अपने को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, अपने को ही बना रहे हैं बस, है ना। अपने माथे पे पता नहीं ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देखो इधर क्या बैठा होगा? एसिड बैठा होगा। इधर क्या बैठा होगा साथियों? बेस बैठा होगा। ठीक है ना। अब देखो, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि ये H प्लस आयन दे रहा है, किसको दे रहा है? बेस को दे रहा है, क्षार को दे रहा है। तो एक परिभाषा आपकी यहां से एक्स्ट्रा हो रह जाएगी, सुनना ध्यान से। जो विलियन से H प्लस आयन लेता है, अब ये दे किसको रहा है? भाई इसने तो H प्लस दे दिया, तो लिया किसने है? तो H प्लस आयन बेस ने लिया है। इसका मतलब H प्लस आयन लेने वाला, H प्लस आयन लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा साथियों? तो आप बताएंगे क्षार हो जाएगा। ये OH आयन इसने दिया है, लिया किसने है? एसिड ने लिया है। तो OH आयन लेने वाला क्या हो जाएगा साथियों? तो OH आयन लेने वाला आपका हो जाएगा साथियों एसिड। यानी कि एक दे रहा है, दूसरा आराम से ले रहा है। ठीक, तो ये OH आयन ले रहा है, कौन ले रहा है साथियों? OH आयन ले कौन रहा है? एसिड ले रहा है। और H प्लस आयन कौन ले रहा है? तो आप बताएंगे सर बेस ले रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी अवधारणा। अब मैंने अपन लोगों ने यहाँ पे चार नाम लिखे हैं: स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, यानी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये होते क्या हैं और कहां से समझ में आएगा कि सर ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है? हमने अपन लोगों को पता कैसे चलेगा? तो आइए साथियों आगे चलते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं। देखो, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल फिर से बता देता हूं, H प्लस आयन अधिक देने वाले। यहां लिख देता हूं मैं, H प्लस आयन अधिक मात्रा में डोनेट करने वाले, यानी कि देने वाले। ठीक है, अब चलिए साथियों आगे। यहां पे देखो साथियों HCl है, तो आप इसका नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर भी यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, इसका नाम होता है साथियों क्या? हाइड्रो। इसके बारे में अपन लोग आगे पूरी चर्चा करेंगे, इसको क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल, नमक का तेजाब, वो वाली बातें वो हम आगे जब अकार्बनिक एसिड पढ़ेंगे वहां इनके बारे में पूरा जिक्र करेंगे। एक बार हम अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं ये बोल दो कि सर इसके बारे में आपने पूरा नहीं बताया। देखो इसको बोलते हैं साथियों नाइट्रिक अम्ल। एक बार आप इनके नाम याद रखो, आगे ये फिर से आएंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। H2SO4 जो अम्लों का राजा है अपना,
सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं। नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके थोड़े थोड़े याद हो जाए। HNO2 इसे बोलते हैं साथियों नाइट्रस एसिड। ये आप लिख लेना नीचे वाले, शायद क्या पता आगे आए या न आए। देखो H2SO5, H2SO5 इसे बोलते हैं साथियों, है तो सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन इसके आगे क्या लगा देते हैं, पर लगा देते हैं। तो आपके इसके क्या लग गए, सल्फ्यूरिक एसिड के पर लग गए। पर कब लग गए, जब O कितने हो गए साथियों, 5 हो गए। ठीक है ना, ओके। तो ये है साथियों आपका पर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपके ये जो एग्जांपल है ना, वो किसके एग्जांपल हैं साथियों, प्रबल अम्ल के एग्जांपल है। ठीक है, HCl, HNO3, H2SO4। यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है। जहां पे हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तभी तो दे पाएगा आगे। भाई इसके पास H+ आयन ज्यादा है तभी तो ये आगे डोनेट कर पा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो उदाहरण है वो किसके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है सारे के सारे। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब आया साथियों आपके पास दुर्बल एसिड। देखो साथियों, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। ये दोनों क्या होते हैं साथियों, दुर्बल अम्ल होते हैं। ये आपका एसिटिक अम्ल है, ये आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। आगे फिर से कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों में इनका हम फिर से जिक्र करेंगे। एक बार आप इतना ही ध्यान में रखो कि ये किसके उदाहरण है साथियों, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। ठीक, अब देखो ये क्या है साथियों, प्रबल क्षार। जैसे NaOH है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तीनों जो उदाहरण है वो आपके किसके अंदर आएंगे, ये प्रबल क्षार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, तो इनके नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, देखो आगे, ये है आपका दुर्बल क्षार। देखो साथियों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये है साथियों अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। कई बार नाम पूछ लिया जाता है इनका कि ये इसका नाम क्या है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा, आप जब मूवी देखते हो ना, पुरानी मूवी देखोगे, उसके अंदर जैसे इंद्र का दरबार लगा हुआ है, महाराज इंद्र का, वहां पे परी आ रही हैं, अप्सराएं आ रही हैं, वो नृत्य कर रही हैं। नीचे आप उस दरबार के अंदर देखेंगे कि एक अजीब सा धुआं निकल रहा होता है। तो आप देखते हैं कि यार ये धुआं कहाँ से, अपने घरों वाला धुआं तो ऐसे ऊपर उठता है, आंखें फूटने लग जाती हैं, इनकी आंखें क्यों नहीं फूट रही हैं। तो आप देखेंगे वो क्या होता है साथी, वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। कृत्रिम धुएं के निर्माण में ये काम आता है। ठीक है ना, आजकल तो विवाह शादियों में होने लग गया अपने भी, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले तो इंद्र के दरबार में देखने को मिलता था, वो भी टीवी में। और वो अगर पुराने समय की बात करें तो DD1 होता था, मोहल्ले में एक होता था टीवी, उनके घरों में देखने जाते थे। विष्णु पुराण आती थी, वो जो पुराने समय में आती थी, वहां पे वो सब देखने को मिलता था। ठीक है, तो पता ही नहीं होता था। कई बार तो ये सोचते थे कि यार जब इंद्र भगवान ऊपर थे तो ऊपर रिकॉर्डिंग करने कौन गया होगा, ये नहीं पता होता था ये आगे होता क्या है। ठीक है ना, तो वो अलग बातें हैं, वो पुराने समय की बातें हैं। कृत्रिम धुएं निर्माण में आप इतना याद रखें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कृत्रिम धुएं के निर्माण में कार्य करता है। ठीक, एक देखो साथियों ये बात है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। देखो जल उदासीन होता है, ये बात किसने कही, तो आप बताएंगे कि हम अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्यनियस पढ़ रहे हैं। तो आर्यनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार पानी कैसा होता है साथियों, पानी होता है उदासीन। ठीक है ना, वैसे भी जल उदासीन ही होता है, लेकिन आगे एक वैज्ञानिक आएंगे वो बताएंगे कि पानी अम्लीय होता है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे क्षारीय होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है साथियों, उदासीन ही होता है। लेकिन आगे जो आएंगे एक वैज्ञानिक अपने, जो ब्रोंस्टेड लोरी साहब आएंगे, वो ये बोलेंगे कि ये कभी तो अम्लीय होता है, कभी क्षारीय होता है। लेकिन आर्हेनियस ने क्या कहा इसके बारे में, आर्हेनियस बेचारा अच्छा आदमी था, ये बोला कि पानी तो कैसा होता है, ऐसा उदासीन होता है। ठीक, अब देखो साथियों, एक आपके सामने नाम लिखा हुआ है तनुकरण। हम पढ़ते हैं ना कि अम्ल का तनुकरण है, ये तनु अम्ल है, ये सांद्र अम्ल है। ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखो साथियों, आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एसिड है और इसके अंदर आपके पास पानी है। ठीक, क्या है, इसके अंदर आपके पास एसिड है और इसके अंदर आपके पास क्या है साथियों, पानी है। आप मेरे को एक बात बताइए कि जब आपको अम्ल का क्या करना है साथियों, तनुकरण करना है। क्या करना है, तनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को पतला करना, और सांद्रता अधिक करने का मतलब होता है उसको गाढ़ा करना। ठीक है ना, क्या करना, गाढ़ा करना। यानी कि एक तो वह बहुत सारो काठो करना और एक दूध गमाइन जब पानी मिला दें तो क्या बन जाए, वो
एकदम पानी पतलो सो जाए नहीं। आप कई बार ज्यादा शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ा गया नहीं पानी, सो पानी पर दूध चढ़ा गया आप वो, क्योंकि आप कंजूस बड़ा तो शिव जी ने सही दूध कौन पे आ गया वहाँ। आप क्या करा दूध लिया पानी ले गए भी मैं थोड़ा सा दिया 2 छांटा, बोले हाँ शिव जी भगवान हमारी मदद करियो, और शिव जी जिसको दूध चढ़ाए भी मदद कर सी। देखो वो अलग बातें हैं अपनी। देखो साथियों एसिड, और इधर क्या है आपके पास पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। देखो अभी देखते हैं रंग कैसा होता है। दो तरीके हैं साथियों, या तो आप एसिड को पानी में डालिए या आप पानी को एसिड में डालिए। साथियों देखना क्या होगा, जब अपन लोग पानी को एसिड में डालेंगे तो पानी उछलेगा, सॉरी एसिड क्या होगा उछलेगा ना भी, उछलेगा या नहीं उछलेगा, तो आप बोलेंगे कि सर उछलेगा ये तो, क्योंकि एसिड की प्रवृत्ति एसिड। अब एसिड उछलेगा तो एसिड कहां आएगा, बाहर आएगा। हानि किसकी हुई, एसिड की हुई। वही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं, इस बार पानी उछलेगा या नहीं उछलेगा, बिल्कुल उछलेगा। भाई ये जब उछल रहा है तो पानी भी पक्का उछलेगा, पानी उछलेगा तो पानी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो अपने पास पानी, वैसे तो पानी की कमी है लेकिन एसिड बहुत कम है, पानी थोड़ा अपने पास पड़ा है। तो पानी अगर नीचे पड़ भी गया गिर भी गया तो वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ेगा, फिर वापस पृथ्वी पे आएगा, तो इसके वापस आने के चांस हैं, लेकिन इसके वापस आने के चांस कम होते हैं। ठीक है ना। अपन अपने पास जैसे घरों में अगर हम इसको लेकर के आ गए कि साहब इसका तनुकरण करना है, तो ये तो वैसे ही मतलब गिर जाएगा नीचे। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, एसिड को साथियों किसके अंदर डालते हैं, हमेशा पानी के अंदर डालते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना। और अगर पूछ लिया जाए कि तनुकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है, तो आप प्यारे भी प्यार से बताएंगे ये किस प्रकार की अभिक्रिया साथियों, उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो ये आपका है तनुकरण। तनुकरण कैसी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी होती है। एसिड को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, न कि पानी को एसिड में। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ठीक। अब देखो ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा क्या कहती है अम्ल और क्षार के बारे में। साथियों देखो ब्रोंस्टेड लोरी जो थे, ब्रोंस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे अलग अलग, उन दोनों ने अपनी क्या दी, अवधारणा दी, और बाद में क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया कि चलो हम अपना नाम एक जगह रख लेते हैं, अच्छे दोस्त थे ही। अब देखो क्या होता है, इसकी जो अवधारणा थी पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है ना। इसकी जो अवधारणा थी वो किसके ऊपर आधारित थी, प्रोटॉन आधारित थी। किसके ऊपर आधारित थी साथियों, प्रोटॉन आधारित अवधारणा थी किसकी, ब्रोंस्टेड लोरी की। और पीछे जो आर्हेनियस पढ़ा था हमने, उन वैज्ञानिक महोदय की जो अवधारणा थी वो H+ के ऊपर आधारित थी। अब देखो अंतर कुछ नहीं है दोनों में, इन्होंने ही H+ को ही क्या नाम दे दिया कि यही क्या है, प्रोटॉन है, तो अपना एक अलग से अलग ही मत दे दिया इन्होंने कि ये H+ नहीं है, ये प्रोटॉन है। ठीक है ना। बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो कि ये प्रोटॉन आधारित अवधारणा किसकी है, तो आप बताएंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी की है। और इसमें भी वही प्रकार है, वहां पे H+ आयन देने वाला प्रबल अम्ल था यानी कि एसिड था, यहां पे प्रोटॉन प्रदाता यानी कि जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देने वाला वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है। और प्रोटॉन लेने वाला यानी कि जो पदार्थ प्रोटॉन लेगा वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका क्षार हो जाएगा यानी कि आपका बेस हो जाएगा। ठीक। अब देखो आते हैं अपने अभिक्रियाओं से समझते हैं कि क्या कहता है। अमोनिया है, पानी के अंदर मिलाया गया है। अब क्या देखो साथियों, यहाँ पे ये पानी है, इस पानी ने क्या किया, अपना एक H+ किसको दे दिया, भाई ये H+ किसको दे रही है, अमोनिया को दे रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया साथियों, NH4 पॉजिटिव बन गया। देखो H+ इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा साथियों, OH बचेगा। तो OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है साथियों, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो इसने H+ दिया है या नहीं दिया है, तो आप बताएंगे सर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H+ आयन देने वाला यानी कि प्रोटॉन देने वाला क्या होता है साथियों, एसिड होता है। तो यहाँ पे तो पानी क्या हो गया साथियों, एसिड हो गया। ये एसिड है तो ये क्या है साथियों, आप बताएंगे कि सर ये तो क्षार ही है, क्योंकि इनकी दोनों की तो मिली भगत चल ही रही है आपस में। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। यहाँ पे आइए, अम्ल है HCl, हम सबको पता है कि क्या होता है, अम्ल होता है। H2O पानी है। देखो साथियों क्या होता है, अकेला जो H+ है ना, अकेला H पॉजिटिव है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता धरती के ऊपर, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसका अस्तित्व होता है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे जो आपने H3O पॉजिटिव बना रखा है इसको बोलते हैं प्यारे साथियों हाइड्रोनियम आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है ये,
हाइड्रोनियम आयन है, आपको बड़े ही प्यार से इसे समझना है। क्या है ये साथियों? हाइड्रोनियम आयन है। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसका ही अस्तित्व होता है, न कि H+ अकेले का कोई अस्तित्व है नहीं होता है। किसका अस्तित्व होता है? हाइड्रोनियम आयन का अस्तित्व होता है। ठीक है ना? तो ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए HCl से क्या ले लेगा साथियों? एक H से ले लेगा और क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव बना देगा और Cl- आपका क्या रह जाएगा साथियों? अकेला रह जाएगा। अब देखो इसने H+ लिया है या दिया है? तो आप बोलेंगे सर लिया है। लिया है इसका मतलब ये क्या हो गया साथियों? ये तो हो गया आपका क्षार और ये क्या हो गया साथियों? आपका अम्ल हो गया। तो देखो यहाँ पे तो पानी कैसा था? अम्लीय था। यहाँ पे पानी कैसा है? क्षारीय है। इसका मतलब ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल सॉरी पानी जो है वो कभी कभी तो क्या होता है? अम्लीय होता है और कभी कभी क्या होता है साथियों? क्षार होता है। समझ में आया या नहीं आया? फिर से देखो, यहाँ पे कैसा है? एसिडिक है। यहाँ पे कैसा है? ये बेस है, क्षारीय है। तो पानी कभी तो क्या है? अम्लीय है, कभी क्या है? क्षारीय है। लेकिन आर्हेनियस ने क्या बताया पानी के बारे में कि पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। ये क्या कह रहा है पानी के बारे में? कभी अम्लीय, कभी क्षारीय, कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी कड़वा। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी है। ठीक है ना? अब देखो साथियों, इसके बारे में एक क्वेश्चन अभी भी वीडियो के एग्जाम में आया था कि पानी के ऊपर जो तेल है वो तैरता है, इसका रीजन क्या है? तो अपन लोगों को ये पता है कि पानी के ऊपर तेल जो है वो इसलिए तैरता है क्योंकि तेल क्या होता है साथियों? हल्का होता है। पानी क्या होता है? भारी होता है। लेकिन क्या हुआ साथियों? ये तो था पुराने टाइप का क्वेश्चन। इस बार अगले ने दिमाग लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि बताइए पानी ध्रुवीय होता है, तेल ध्रुवीय होता है, क्या होता है? तो आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पानी जो होता है वो क्या होता है साथियों? पानी एक प्रकार का आपका होता है साथियों ध्रुवीय विलायक। कैसा होता है? इसके ऊपर अपना जो वीडियो की जो आंसर की है अपने चैनल के ऊपर पड़ी है पीछे, वहां जाकर के देख के आए, वहां मैंने इसके बारे में पूरा बता रखा है। ध्रुवीय विलायक होता है। क्या होता है साथियों? ये ध्रुवीय विलायक होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल बनता है। जैसे तो पानी है साथियों, H2O के ऊपर एक दिन हम पूरी क्लास ले लेंगे आपकी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। इसका बंद कौन है, इसकी जो बंद की लेंथ है वो है, फिर कठोर जल कैसा होता है, मृदु जल कैसा होता है, उसकी कठोरता को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है ना? तो पानी जो है वो कितने तरीके से अशुद्ध हो सकता है, कब अपने को क्या डालना है, वो सारी चीजें हैं। वैसे पूरी क्लास इसके ऊपर अपने अपने लोगों की रहेगी और वो सारी जो बातें हैं वो अपन लोग एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है ना? पानी के बारे में एक दिन अपन लोग पूरी जानकारी ले लेंगे। आप यहाँ पे इतना याद रख लें कि पानी कैसा होता है साथियों? ध्रुवीय विलायक होता है। इस कारण तेल इसके अंदर नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों आगे। अब है अपनी लुईस की अवधारणा। लुईस की अवधारणा क्या है? इंपॉर्टेंट अवधारणा है। यहां से डायरेक्ट कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था साथियों? लोन पेयर सिद्धांत था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत था। और इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो क्या करते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं साथियों? डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। वो तो क्या होते हैं साथियों? आपके क्षार होते हैं। इस बार दान करने वालों में नंबर किसका है साथियों? क्षार का है, क्योंकि वो पीछे बोल रहे थे कि अम्ल बोले सबसे बड़े दानवीर तो हम हैं। फिर ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया कि सबसे बड़े दानवीर तो आपके अम्ल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लुईस महोदय आए, बोले नहीं साहब, हमारे वाले क्षार भी होते हैं, आपको पता नहीं है। तो क्षार भी क्या दे रहे हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अब बोलो साथियों, हम इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन हो जाएंगे साथियों? इस बार आपके अम्ल हो जाएंगे। तो इस बार अम्ल ले रहे हैं और क्षार क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखो साथियों। अब अगर आपने वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बड़े ही ध्यान से समझा था तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने पिछली कक्षा के अंदर बताया था आपको, जो अपन लोग केमिकल रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तब अपन लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र किया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे है तो क्यों है, रीजन क्या है, पूरा अपन लोगों ने डायग्राम उसका समझा था। देखो ये जो सोडियम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है। आप बता सकते हैं साथियों कि अगर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है तो ये कितने नेगेटिव ले सकता है? तो आप बताएंगे सर ये 1 नेगेटिव ग्रहण कर सकता है। मतलब इन तीनों की किसकी क्षमता है साथियों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ये रखते हैं तीनों के तीनों। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और ये क्या रखते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी है। तो ये क्या कर सकते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।
अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, और ये अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तो इनको क्या बोलेंगे। वहां देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या है साथियों, क्षार हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो ये तो क्या हो जाएंगे साथियों, लुईस क्षार हो जाएंगे। कौन से क्षार होंगे, ये लुईस क्षार होंगे। और ये अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तो साथियों ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके लुईस अम्ल हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि जितने भी धनायन है, जितने भी क्या है धनायन है, वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। जितने भी ऋणायन होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, लुईस क्षार होते हैं। ये बात आपके समझ में आई या नहीं, पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ठीक है पड़ गई होगी। चलते हैं आगे। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो वो है देखो NH3 है, इसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये डोनेट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, लुईस क्षार हो जाएगा। इसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आपको सिर्फ और सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं। इसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, आपका लुईस क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये जो 3-4 एक एग्जाम्पल है बार बार यही रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो आप इन्हीं को याद रखें। ये क्या है साथियों, H2O है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, लुईस क्षार। और अगर साथियों इसका कोई क्वेश्चन आता है, लुईस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा लुईस क्षार से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आपका किससे आता है, लुईस क्षार से ही आता है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे H2S है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, लुईस क्षार बन जाएगा। ये HF है साथियों, HF डिलक्स मोटरसाइकिल आती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये भी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। वो नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये। कभी बोल दो सर HF डिलक्स बताया था आपने। तो ये भी क्या कर देगा साथियों, लुईस क्षार हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। साथियों ये जो HF होता है ना, इसके अंदर एक क्षमता पाई जाती है, ये ग्लास को घोलने में सक्षम होता है। किसको, ग्लास को, यानी कि जो आपका कांच आता है उसको घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि सर HF का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की जो अपनी कक्षा थी वो थी तीनों अवधारणाओं को लेकर के। आपको ये कक्षा कैसी लगी और आपकी कितना आज समझ में आया, आप ये जरूर बताएंगे। ठीक है ना। और आगे जो अपना रहने वाला है, इसके बाद अपन लोग कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल के बारे में अपनी पूरी चर्चा रहने वाली है साथियों। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है ऊपर नीचे हो, जैसे समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर बताएंगे सर यहाँ पे ये कमी रह गई, क्योंकि कंप्लीट मैन तो साथियों कोई नहीं है, मैं भी परिपूर्ण तो नहीं हूँ ना। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता ही आता है। अगर बात करें कंप्लीट मैन की, तो आज तक कंप्लीट मैन तो आप सबको पता है कि एक ही हुआ है, और वो हैं अपने कान्हा जी। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ही आज तक सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मैन हुए हैं, यानी कि पूर्ण इंसान जो हैं धरती लोक पे रह करके सिर्फ वही हुए हैं। तो कंप्लीट मैन तो वो एक ही हुआ है जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लाड में हर माँ अपने बच्चे को क्या कहती है, कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी दी कि आज भी जो प्यार में पागल लड़का होता है उसको बोलते हैं कि तुम तो बड़ा कन्हैया बना फिरता है रे। और जिसने युद्ध रचा तो ऐसा रचा कि 5 निर्वासित बच्चे थे पांडव, उनको भी कौरवों के सामने विजय दिलवा दी, जो विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिसके ऊपर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान है साहब। तो आप कंप्लीट मैन तो हम नहीं है, कंप्लीट मैन तो वही हुआ है। पर आप सभी टाइप से देखेंगे ना तो वो वहां पे कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। और गीता जैसा ज्ञान तो कहाँ है साथियों। आप एक बार जीवन में गीता जरूर पढ़ें, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो सारी बातें हैं वो हमें गीता से प्राप्त होती हैं। एक हारा हुआ इंसान जो है वो गीता पढ़ करके अपने जीवन को, जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर आप साइकोलॉजी अगर आप वो पढ़ लेना तो आपको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट थे वो, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे वो। तो वो तो साहब वही हैं। और अपने कान्हा जी का जन्मदिन भी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी दिलवाएं भाई, आज के टाइम में यही है सबसे बड़ी जो दुआ है वो। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। और अगला जो अपना चैप्टर है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम आगे वाली कक्षा के अंदर क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं। तब तक अपने तैयारी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, एकदम प्रसन्नचित रहिए। ठीक है साथियों, जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।